आज हम लोग पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड का फैक्टर एंडोमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फैक्टर एंडोमेंट और टर्म्स ऑफ ट्रेड के बीच में क्या रिलेशनशिप है। जब किसी राष्ट्र की साधन संपन्नता बढ़ती है तो उसका दोनों राष्ट्रों के टर्म्स ऑफ ट्रेड पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात को समझना है। यदि एक राष्ट्र के पास जो साधन हैं उनकी मात्रा में वृद्धि होती है तो उस राष्ट्र का जो ऑफर कर्व होगा वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ऊपर की तरफ शिफ्ट होने से नया संतुलन की स्थिति प्राप्त होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये मान लेते हैं कि OE इंग्लैंड का ऑफर कर्व है और OG जर्मनी का ऑफर कर्व है, बिना साधन संपन्नता में परिवर्तन के जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होती है इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में, वो L पॉइंट पर निर्धारित होती है, जहाँ पर OC कपड़े की मात्रा है और CL लिनन की मात्रा का व्यापार होता है इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में। माना कि अब जर्मनी के अंदर जो उत्पादन के साधन हैं उनकी पूर्ति में वृद्धि होती है और इसके परिणाम स्वरूप नया प्रस्ताव वक्र तैयार होता है, वो OG1 होता है और वो तुलनात्मक रूप से उसके ऊपर स्थित होगा। अब पुरानी व्यापार की शर्तों के अनुसार OT पर जर्मनी L पॉइंट पर था और अब वो पहले वाले की तुलना में CL की तुलना में C1L1 ज़्यादा मात्रा का निर्यात करता है और इंपोर्ट करता है वो OC1 मात्रा का। इस फिगर के द्वारा यह समझा जा सकता है कि प्रारंभिक अवस्था में ये OG ऑफर कर्व है और ये OE ऑफर कर्व इंग्लैंड का हो गया, प्रस्ताव वक्र OE इंग्लैंड का, ये OG ऑफर कर्व जर्मनी का, और जहाँ पर इन दोनों के बीच में संतुलन होता है वो है L पॉइंट, यहाँ पर टर्म्स ऑफ ट्रेड होती है। तो उस बिना साधन संपन्नता के या साधनों में बिना वृद्धि के OC कपड़े का उत्पादन हो रहा है और CL जो है वो लिनन का उत्पादन हो रहा है। अब जब साधन संपन्नता में वृद्धि होती है तो जर्मनी का प्रस्ताव वक्र ऊपर की तरफ विवर्तित होता है और मान लीजिए कि ये जर्मनी का प्रस्ताव वक्र है। इस जर्मनी के प्रस्ताव वक्र पर अगर पुराने टर्म्स ऑफ ट्रेड के अनुसार व्यापार किया जाता है तो ये स्थिति बनती है, L1 पर संतुलन होगा पुराने टर्म्स ऑफ ट्रेड पर और C1 जो होगा वो कपड़े का उत्पादन हो जाएगा। लेकिन चूंकि साधन संपन्नता में वृद्धि जर्मनी की हुई है, इंग्लैंड के टर्म्स ऑफ ट्रेड में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है, न तो वहाँ के उपभोक्ताओं की रुचि में परिवर्तन हुआ है और न ही वहाँ के साधनों की मात्रा में या साधनों के सप्लाई के अंदर परिवर्तन हुआ है, तो वो इस मात्रा में उत्पादन और व्यापार क्यों करना चाहेगा। वो इस जर्मनी में जो साधन संपन्नता में वृद्धि हुई है इसके कारण जर्मनी के ऑफर कर्व पर प्रभाव पड़ा है, तो उसका प्रभाव इंग्लैंड क्यों सहन करेगा। इंग्लैंड अपने पुराने टर्म्स ऑफ ट्रेड पर ही व्यापार करना चाहेगा। तो इंग्लैंड का जो प्रस्ताव वक्र है वो ये है। तो इंग्लैंड ये कतई नहीं चाहेगा कि जर्मनी के इस टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी L1 संतुलन पर जो है वो दोनों राष्ट्रों के अंदर व्यापार किया जाए। क्यों?
क्योंकि जर्मनी के अंदर साधनों की पूर्ति में वृद्धि हुई है, इंग्लैंड के अंदर तो हुई नहीं है। तो इंग्लैंड ये चाहेगा कि उन दोनों का जो प्रस्ताव वक्र होगा वो पुनः वापस संतुलन में होता है L2 पॉइंट पर। तो इस L2 पॉइंट पर OC2 कपड़े के बदले में C2L2 लिनन का व्यापार किया जाएगा, यानी OC2 के बदले में C2L2 के बदले में व्यापार किया जाएगा। तो देखिए, इससे जो व्यापार की शर्त है वो जर्मनी के अगेंस्ट में जाती है और इंग्लैंड के पक्ष में जाती है। क्यों? क्योंकि जर्मनी के अंदर साधन संपन्नता बढ़ती है, साधनों की पूर्ति बढ़ी है, तो वो ज़्यादा मात्रा में उत्पादन कर सकता है और इस बात का फ़ायदा इंग्लैंड उठाता है। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड को पता है कि जर्मनी ने जो ज़्यादा उत्पादन किया है वो बेचना चाहेगा और इंग्लैंड के पास साधनों की पूर्ति चूँकि स्थिर है, उसकी रुचि भी स्थिर है, इसलिए वो OC की बजाय OC2 यानी C2 की ही वृद्धि करता है, C2 की ही वृद्धि करता है, जबकि C2 की वृद्धि करके वो L2 मात्रा ज़्यादा हासिल करता है। इसलिए टर्म्स ऑफ ट्रेड इंग्लैंड के पक्ष में होता है और जर्मनी के विपरीत जाता है। अर्थात निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जिस राष्ट्र की साधन संपन्नता में वृद्धि होती है उस राष्ट्र के अगेंस्ट में टर्म्स ऑफ ट्रेड जाती है। क्यों? क्योंकि जिस राष्ट्र की साधनों की पूर्ति में वृद्धि हुई है वहाँ पर अपेक्षाकृत उत्पादन ज़्यादा होता है, इसलिए दूसरा राष्ट्र उस साधन संपन्नता का फायदा उठाता है और उस व्यापार की शर्त को अपने पक्ष में करने में कामयाब हो जाता है। जैसा कि इस फिगर में दर्शाया गया है कि इंग्लैंड केवल C2 मात्रा ज़्यादा दे करके L2 मात्रा लिनन की ज़्यादा प्राप्त करता है। इस प्रकार से टर्म्स ऑफ ट्रेड इंग्लैंड के पक्ष में जाता है और जर्मनी के अगेंस्ट में जाता है। तो ये लिखा हुआ था, द टर्म्स ऑफ ट्रेड हैव मूव्ड अगेंस्ट जर्मनी फ्रॉम L to L2 with change in its factory endowments because it exports more linen C2L2 than before CL। अगला टर्म्स ऑफ ट्रेड पर जो प्रभाव पड़ता है वो है टेक्नोलॉजी का। अगर किसी राष्ट्र की तकनीकी में सुधार होता है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड पर क्या प्रभाव पड़ता है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं वो भी टर्म्स ऑफ ट्रेड को प्रभावित करते हैं। माना कि जर्मनी की जो है तकनीकी के अंदर सुधार हुआ है, तो तकनीकी सुधार से पूर्व की अवस्था में जो दोनों राष्ट्रों के बीच में जो ट्रेड होता है वो L पॉइंट पर सेट हो रहा है और OT जो है वो जहाँ पर जर्मनी का एक्सपोर्ट CL है तथा लिनन फॉर OC ऑफ इंग्लैंड क्लॉथ यहाँ पे वही चीज़ है जो कि जर्मनी और इंग्लैंड की टर्म्स ऑफ ट्रेड होती है। अब टेक्नोलॉजिकल चेंज होने से जर्मनी का जो नया ऑफर कर्व बनेगा वो मान लीजिए कि OG1 बनेगा, जो कि टर्म्स ऑफ ट्रेड को OT पर काटता है L1 पॉइंट पर। L की तुलना में कहाँ पर काटता है? ये L1 पॉइंट पर काटता है। इस पॉइंट पर जर्मनी ये चाहेगा कि वो कम एक्सपोर्ट करे C1L1 और इंपोर्ट भी OC1 करे। तो इंग्लैंड ये चाहेगा कि इसकी जो विनिमय दर है वो टर्म्स ऑफ ट्रेड OT पर रहे। कहाँ पर रहे? इस पॉइंट पर जब जर्मनी एक्सपोर्ट करता है C1L1 और इंपोर्ट करता है OC1, तो इंग्लैंड चाहेगा कि इस पर वो OT पर ट्रेड पर वो एक्सचेंज करे। इसलिए जर्मनी का टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव होगा, जबकि नया ऑफर कर्व OG जो होगा वो इंग्लैंड के ऑफर कर्व को काटेगा OE और OEL2 पर, जहाँ पर कि नया टर्म्स ऑफ ट्रेड सेट होगा OT1 पर। अब देखिए इसको फिगर में देखते हैं अपन सीधा। ये देखिए ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड था OG1 और OE का, इस पे अगर इसका टेक्नोलॉजिकल सुधार होता है
OG से टेक्नोलॉजिकल सुधार होता है और वो यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, तो जो पहले C1 उत्पादन कर रहा था वो अब C2 उत्पादन करने लग गया है, C2 उत्पादन करने लग गया है। और इस अवस्था में जो C पर जो संतुलन था, ये इस C पॉइंट पर, उसकी तुलना में ये दोनों जर्मनी टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव होगा, क्योंकि नए ऑफर कर्व OG पर जो इंग्लैंड अनचेंज ऑफर कर्व OE है L2 पर काटेगा, वहाँ पर नया टर्म्स ऑफ ट्रेड सेटल्स होगा और OT लाइन आ जाएगी, OT1 लाइन आ जाएगी। ये नई वाली रेखा OT1 आ जाएगी, यहाँ पर OT1 पर आ जाएगा, ये यहाँ की तुलना में ये OT1 पर आ जाएगा, OT1 पर आ जाएगा। और L2 पर जर्मनी बेटर स्थिति में होगा और एक्सपोर्ट लेस करेगा लिनन का और इंग्लैंड का। तो C2L2 इज लेस देन OC2, C2L2 इज लेस देन OC2, OC2, यानी यहाँ पर ये जो मात्रा है वो ज़्यादा है और ये C2L2 की मात्रा जो है वो क्या है, काफ़ी कम है। पहले ये OC1 और C1L1 ले रहा था, OC1 और C1L1 था, लेकिन टेक्नोलॉजिकल सुधार होने के कारण ये इसके बदले में OC2 मात्रा लेता है और अपनी केवल क्या देता है, C2L2 मात्रा ही देता है, और नया टर्म्स ऑफ ट्रेड जो होता है वो इस बिंदु पर स्थापित हो जाता है। यानी टेक्नोलॉजी में सुधार होने के कारण व्यापार की शर्त उस राष्ट्र के पक्ष में जाती है। नट सेल के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो राष्ट्र टेक्नोलॉजिकल सुधार करता है उस राष्ट्र के पक्ष में जाती है व्यापार की शर्त, और जो राष्ट्र सुधार करने में पीछे रह जाता है उसके लिए व्यापार की शर्तें उसके विपरीत चली जाती हैं। तो आज के टॉपिक में हमने दो चीज़ें पढ़ी है, एक साधन संपन्नता और दूसरा टेक्नोलॉजिकल चेंज। साधन संपन्नता के बारे में निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि जिस राष्ट्र के अंदर साधन संपन्नता बढ़ती है व्यापार की शर्तें उसके विपक्ष में चली जाती है, उसके विपरीत चली जाती है। क्यों? क्योंकि साधन संपन्नता बढ़ने से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है और दूसरा राष्ट्र उसकी इस ज़्यादा उत्पादन की मात्रा को समझ लेता है तथा अपनी थोड़ी सी मात्रा बढ़ा करके दूसरे राष्ट्र से थोड़ी ज़्यादा मात्रा प्राप्त कर लेता है। इसलिए जहाँ साधन संपन्नता बढ़ती है वहाँ पे व्यापार की शर्तें विपरीत चली जाती है। और दूसरा टेक्नोलॉजिकल चेंजेज, जो राष्ट्र जल्दी करता है उस राष्ट्र के पक्ष में व्यापार की शर्तें जाती है, तथा जो राष्ट्र टेक्नोलॉजिकल सुधार नहीं कर पाता है या देरी से करता है उसके विपरीत में व्यापार की शर्तें रहती है। जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है कि चूंकि टेक्नोलॉजिकल सुधार करा जर्मनी ने, तो जर्मनी का ऑफर कर्व इधर की तरफ आ गया, नीचे की तरफ परिवर्तित हो गया, और ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड था इस टर्म्स ऑफ ट्रेड पर वो OC1 और C1L1 पर व्यापार कर रहे थे, लेकिन चूंकि इसका टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हुआ है तो ये नीचे की तरफ आ गया है। नीचे की तरफ आने से ये OC2 मात्रा प्राप्त कर रहा है, किसके बदले में, C2L2 के बदले में। इसलिए व्यापार की शर्त किसके पक्ष में हो गई, जर्मनी के पक्ष में हो गई। अगली बातें अगले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।